ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है, अल्लाह अकबर। ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट जब अमेरिका का अफगानिस्तान से इनखला होता है और फिर उसके बाद ये महमूद गजनवी तो है नहीं है, वो तो लूट मार करके वापस चला जाता था। तो ये जो है इनको जो है यहाँ पे भेंटी पड़ी है। तो उस उस स्टैंडर्ड पे तो नहीं इनको देखा जा सकता। वो भी लूट मार करने आता था, चला जाता था वापस। हमारी तारीख में उसको हीरो पेंट किया जाता है, जो मैं नहीं मानता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब 2021 में अमेरिका का इनखला होता है अफगानिस्तान से, तो उस टाइम पाकिस्तान में एक जश्न का समा था और हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में उस टाइम सफ़े मातम बिछा हुआ था। लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये टाइड बिल्कुल शिफ्ट हो गई और आज इंडिया के अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होते जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राबी की तरफ जाई जा रहे हैं। और हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो अफ़गान तालिबान को प्रो पाकिस्तान समझा जाता था। 96 ऑनवर्ड जब मुल्ला उमर की हुकूमत आती है तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के काफ़ी ज़बरदस्त ताल्लुकात थे और उसके बरक्स इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात काफ़ी ख़राब थे। तो फिर क्या ऐसा आखिर हुआ? बेसिकली 2021 में जब अमेरिका ने इनखला किया तो उस टाइम गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की, और जब तक इमरान खान साहब की गवर्नमेंट रही है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात आपस में बड़े ज़बरदस्त रहे हैं। के आपका पूरे का पूरा इलाका जो है, ये जो रिसेंट फिनोमेना हुआ है, मुकम्मल तौर पे तालिबान के आने के बाद पीस हो गया। आप सोच सकते हैं कि जो टीटीपी जो है ये कब उभरी है। ये तो 2007-8 नहीं, टीटीपी तो पुरानी खत्म हो गई थी भाई। डेड हो गया था, सारा वो टेक ओवर कर लिया हुआ था, तब का तालिबान वापस आए हैं। उसके बाद आप जब वापस आएंगे, ये जो हजरत मोहसिन नकवी साहब, आपको पता है बेसिकली ओरिया साहब इज पॉइंटिंग आउट कि जब तक इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो मामलात बिल्कुल ठीक थे, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत जाती है अप्रैल 2022 में और उसके चंद माह बाद 31 जुलाई को अफगानिस्तान में एक ड्रोन स्ट्राइक होती है अमेरिका की तरफ से। और ये वो स्ट्राइक थी जिसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मामलात बदलना शुरू हो गए। बेसिकली ये वो टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात का। अब इस ड्रोन स्ट्राइक के बाद जो मुल्ला याकूब थे, मुल्ला उमर के बेटे हैं जो, उन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान के खिलाफ एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो सरजमीन है, यानी कि सरजमीन से मुराद एयर स्पेस है, वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई है। इस ड्रोन स्ट्राइक में बेसिकली एमन अज़वारी जो थे अलकायदा के, उनको टारगेट किया था अमेरिका ने। अब वैसे तो अमेरिका ने आज तक ये नहीं बताया कि उसने किस मुल्क की एयर स्पेस इस्तेमाल की थी, और पाकिस्तान ने भी ऑफिशियली तो इसको डिनाई किया। लेकिन बहुत से जो सिक्योरिटी और एविएशन के एनालिस्ट हैं, उनकी राय बहरहाल यही है कि सबसे जो प्लॉजिबल ऑप्शन है वो पाकिस्तान ही की सरजमीन है। कुछों ने किर्गिस्तान का भी मतलब शक ज़ाहिर किया है, लेकिन इसी सिलसिले में जो माइकल कुगलमैन है, अम, उन्होंने भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि द ज्योग्राफी डजंट लाई, और उनका इशारा था कि बेसिकली ये जो अटैक है इसमें सबसे जो प्लॉजिबल ऑप्शन है वो बहरहाल पाकिस्तान ही है। अब ये एक ऐसी चीज़ थी कि इसको बहुत ज़्यादा हमारे पाकिस्तान मीडिया में तो नहीं बताया गया। अलबत्ता आज जब हम इस देखते हैं ईरान की जंग, तो उसमें एक चीज़ बड़ी सिमिलर है कि जब ईरान के खिलाफ कोई सरजमीन इस्तेमाल होती है तो ईरान उसको एक लेजिटिमेट टारगेट समझता है, यानी कि गल्फ की जो स्टेट्स हैं, और पूरी दुनिया इसमें उसको मतलब गलत नहीं कहती बल्कि उसको जस्टिफाइड बोलती है। तो ठीक उसी तरह ये एक ऐसी चीज़ थी, और फिर अफ़गान तालिबान की पहले भी ग्रीवियंसेस थी कि जिसमें यानी कि ये एक किस्म का ऐसा एक्ट था जिसने वो जो ज़ख्मों पे नमक छिड़कने वाला काम किया, वो जो एक अच्छे ताल्लुकात की तरफ चीज़ जा रही थी, इधर से मामलात बिल्कुल तेज़ी से बदल गए। फिर इसके बाद 2024 में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दोबारा से बगराम एयरबेस की ख्वाहिश ज़ाहिर शुरू कर दी। We are a nation that surrendered in Afghanistan, leaving dead soldiers.
American citizens and $85 billion worth of the finest military equipment anywhere in the world. We left it behind. And also abandoning Bagram, one of the this is one of the biggest, most important military bases anywhere in the world, and only 1 hour away from China, where China makes its nuclear weapons. We left Bagram, the best in the world, the biggest. We left it to China. And who is occupying it now? China is occupying it now. फिर इसके बाद ट्रंप इस साल में और भी मज़ीद इस ख्वाहिश का इज़हार करते रहे। बहरहाल इसी साल में मौलाना फज़ल रहमान साहब जो हैं, उनका भी सफ़र होता है अफ़गानिस्तान में, और वो ऑब्वियसली उनको वैसे तो अफ़गान तालिबान ने दावत दी थी, लेकिन वो हुकूमत को एतमाद में लेकर गए और उधर उन्होंने जो बातचीत की, तो वो ज़रा सुनते हैं। मैं जब अफगानिस्तान गया था इलेक्शन से पहले, वजारत खारजा को, हुकूमत को, एस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में लिया। चुनांचे मैं गया और मैंने वहाँ एक हफ्ता गुजारा और हमने तमाम इश्यूज पर बात की और बात करके हमने मसाइल हल किए। वहाँ दोबारा मामला खराब हो गए। हमने आज मामला क्यों बिगाड़ दिया मुझे अब इसका पता नहीं। आपने जिक्र किया तो बहरहाल इसके बाद मौलाना के और भी मज़ीद बयानात वगैरह मौजूद हैं, जलसों में उन्होंने ये बातें की हुई हैं कि जिधर वो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैं तो उनके साथ मामला तय कराया था, लेकिन ये इनकी नाअहली है और शायद ये करना ही नहीं चाहते थे मामला तय, जिसकी वजह से मामला बिगड़ते गए। बहरहाल इसके बाद ये हुआ कि 2025 में डोनाल्ड ट्रंप साहब इक़्तिदार में आ गए दोबारा, और उन्होंने जो उनके मुतालबात थे बगराम एयरवेज़ को लेके, वो उन्होंने फिर से दोहराने शुरू कर दिए और बगराम एयरबेस का मुतालबा तालिबान हुकूमत से दोबारा से शुरू कर दिया। इसके जवाब में तालिबान ने अव्वल तो ये क्लेम्स को भी डिसमिस किया कि जो ये चाइना की प्रेज़ेंस के बारे में बार-बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे 2024 से 2025 तक, और उन्होंने बहरहाल साफ इनकार भी कर दिया कि हम ये बेस किसी सूरत में भी अमेरिका को दोबारा नहीं देंगे। तो ये एक ऐसा मामला था जिसके बाद हमने अचानक से पाकिस्तान में एक चीज़ देखी कि पाकिस्तान में अचानक से अफ़गान रेफ्यूजीज़ को वापस भेजना शुरू कर दिया गया। अब ज़ाहिर है इसकी वजह यही थी कि जो तालिबान हुकूमत है वो अमेरिका को कबूल नहीं थी, और उनके ऊपर, और उनका सबसे बड़ा चैलेंज ज़ाहिर है इकॉनमी थी, तो उनके ऊपर मज़ीद बोझ डालने के लिए इन रेफ्यूजीज़ को वापस भेजा जाना शुरू कर दिया गया। अच्छा, इसी के साथ-साथ एक और बात भी है कि ज़ाहिर है जब एज़ अ पाकिस्तानी हम अफ़गानियों को सुनते हैं और वो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे होते हैं और इनफैक्ट इवन इंडिया के हक में बातें कर रहे होते हैं, तो एज़ अ पाकिस्तानी हमें बहुत बुरा तो लगता है। और फिर जवाब में कई दफ़ा हम ऐसी भी बातें कर रहे होते हैं कि नमक हराम है और ये सारी चीज़ें। और इनफैक्ट कि हम एक बात करते हैं कि हमने एक ये बहुत ज़्यादा रेफ्यूजीज़ यहाँ पे लिए, लेकिन इधर भी हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये जो रेफ्यूजीज़ वाला मामला था, इसमें भी पाकिस्तान के अपने मफ़ाद थे, और शायद मेरी बात समझ में ना आए, इसीलिए ज़रा इन्हें सुनते हैं। कि हम अफगान्स को मुख्तलिफ अलकाबात देकर इसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं कि नाशुक्रे हैं, एहसानमंद नहीं हैं, वगैरह वगैरह, और हमने इतना सपोर्ट किया है। और ये हकीकत है कि हमने अफगान्स को बहुत सपोर्ट किया है पिछले 4-5 दहाइयों में, लेकिन हमने क्या सपोर्ट उनको अपनी इंटरेस्ट के तहत नहीं किया? क्या हमारी इंटरेस्ट भी तो थी ना उनको सपोर्ट करने में? तो मेरा ख्याल है कि ये मंसूर अहमद खान साहब थे जो बेसिकली पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री में भी काम कर चुके हैं, और ये करंटली पाकिस्तानी एम्बेसडर टू अफ़गानिस्तान भी हैं। तो ये अफ़गानिस्तान के मामले में फुली क्लूड ऑन है। इनका जो हबीब अकरम साहब के साथ बेसिकली इंटरव्यू हुआ था, बड़ा ज़बरदस्त है, सुनने वाला है। अलबत्ता ये सारी बातें करने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको अफ़गान तालिबान के फ़ौर करना चाहता हूँ या अपने मुल्क के ख़िलाफ़ करना चाहता हूँ, बल्कि मकसद ये है कि ये हक़ाइक़ पता होने चाहिए, ताकि ये जो एक अनवांटेड सी हेट पैदा हो रही है ना एज़ पाकिस्तानीज़ फॉर अफ़गान्स, ये चीज़ ख़त्म हो, इसका इज़ाला हो, और अगर उन बेचारों के कुछ ग्रीवियंसेस हैं, तो ये चीज़ें मुज़ाकरात के ज़रिए हल हो जाएँ। अम, अल्लाह करे कि कल को हमारी हुकूमत मतलब इस मामले में
कोई समझदारी का मुज़ाहरा करे। और वैसे भी अगर शरन भी देखा जाए, तो ये मामला ऐसा है कि जब 2 मुसलमानों के दरमियान जंग हो जाए या लड़ाई हो जाए, तो उस मामले में फिर मतलब मसालियत का ही रास्ता इख्तियार करना चाहिए, ना कि आपस में जंग-बंदी की जाए। तो होपफुली थिंग्स सेटल होती हैं और हम कम से कम अपने लेवल पे नफ़रतें ना रखें और हमारी डायरेक्शन सही हो, क्योंकि सिर्फ़ हमें अगर कुछ चीज़ों का पता नहीं है, उसकी वजह से जो हमारे दिलों में एक नफ़रत पैदा हो रही है, तो मेरे ख़्याल से अगर इस चीज़ के बारे में पता हो, तो ये नफ़रत पैदा ही नहीं होगी इंशाअल्लाह। तो बाकी आप लोगों का सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।